नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के छठे खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। अब इसके प्रश्न को समझते हैं। तो इस खंड में भादों यानी कि भाद्रपद महीने का वर्णन किया गया है। यहाँ पर रानी नागमती भादों के महीने की वर्षा और अंधेरी रातों के बीच अपने प्रिय रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुख प्रकट कर रही हैं। तो ये था इसका प्रश्न और अब हम समझेंगे इसकी व्याख्या को। तो पहली पंक्ति है, भा भादों दूभर अति भारी, कैसे भरों रैन अंधियारी। अब यहाँ पर हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए व्याख्या को समझेंगे। भा भादों यानी भादों का महीना लग गया है। दूभर कठिन, अति भारी अत्यंत कष्टदायक, कैसे किस प्रकार, भरों पूरी करूं या फिर काटूं, रैन रात, अंधियारी यानी अंधेरी। तो रानी नागमती क्या कहती हैं कि अब सावन के बाद का जो दूसरा महीना है यानी भादों का महीना या फिर वर्षा ऋतु का महीना भी आ गया है। और ये रानी नागमती के लिए यानी बारिश का महीना रानी नागमती के लिए और भी कठिन है या और भी पीड़ा से भरा हुआ है। रानी कहती हैं कि अब ये लंबी लंबी रातें वे अकेले किस प्रकार काटेंगी, यानी पति के वियोग में अब ये रातें असह्य बन गई हैं, यानी मुझसे सही नहीं जा रही हैं या फिर ये रातें मेरे काटे नहीं कटती हैं। फिर अगली पंक्ति है, मंदिर सून पियु अंतय बसा, सेज नागिनी फिर डसा। मंदिर यानी महल, सून खाली है, पियु पति, अंतय कहीं और, बसा बस गया है, सेज पलंग, नागिनी यानी नागिन, फिर बार बार, डसा डसना। तो रानी कहती हैं कि मेरा शयन कक्ष यानी जो उनका विश्राम का कमरा है वो मेरे पति के बिना एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो पति है वो तो कहीं और बसा है, क्योंकि राजा कहाँ चले गए हैं, सिंघल द्वीप। इसीलिए रानी कहती हैं कि अब ये सैया यानी कि बिस्तर मुझे नागिन के समान डसता हुआ प्रतीत होता है और अब मुझसे उस बिस्तर पर या फिर उस सैया पर नहीं लेटा जाता। फिर अगली पंक्ति है, रहूं अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। रहूं अकेली यानी अकेली रहकर, गहें पकड़कर, एक पाटी चौकी या फिर खटिया की जो एक पाटी होती है, नैन आंखें, पसारी खोलकर, मरों मर जाऊं, ही हृदय, फाटी फटा जा रहा है। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब वे अपने पति के बिना पूरे घर में बिल्कुल अकेली हो गई हैं और खटिया की एक पाटी को पकड़े रहती हैं और दिन भर पूरा समय एक कोने में पड़ी रहती हैं और अपनी आंखों को फैलाकर अपने प्रिय की राह देखते देखते वो थक गई हैं। उनका हृदय पीड़ा से या फिर कष्ट से फटा जा रहा है और वो मृत्यु की कामना कर रही हैं। फिर अगली पंक्ति है, चमक बीज घन गरज तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। चमक यानी चमकना, बीज बिजली, घन बादल, गरज गरज कर, तरासा भयभीत करना, विरह वियोग, काल यानी यमराज, होई हो गया है, जीव जीवन या फिर प्राण, गरासा ग्रसित करना या फिर निगल लेना। तो रानी नागमती कहती हैं कि जब आसमान में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो ये दृश्य देखकर मुझे और भी भय लगता है। ये दृश्य मुझे अंदर से भयभीत कर देता है, मुझे डरा देता है और प्रिय के वियोग में ये सब मानो मृत्यु के समान प्रतीत हो रहे हैं। यानी बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं मुझे मृत्यु के समान प्रतीत हो रहे हैं। यानी रानी को ऐसा लग रहा है कि प्रियतम का वियोग एक दिन मेरे प्राणों को लेकर ही जाएगा। फिर अगली पंक्ति है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोई दुई नैन चुए जस ओरी। बरसे अर्थात बरस रहे हैं, मघा एक नक्षत्र है,
झकोर झकोरी यानी झकोरों के साथ, मोर यानी मेरा, दुई नैन दोनों नेत्र चुएं बहते हैं, जस ओरी जैसे धार। तो रानी नागमती कहती हैं कि जिस प्रकार मघा नक्षत्र में वर्षा तीव्र झकोरों के साथ हो रही है, यानी जैसे आकाश से जलधारा बह रही हो, वैसे ही प्रियतम के वियोग में मेरी आंखों से आंसुओं की जो धारा है वो भी वैसे ही बह रही है। किस प्रकार से? जैसे मघा नक्षत्र में तीव्र झकोरों के साथ में बारिश होती है। फिर अगली पंक्ति है, धन सूखें भरे भादो माहा, अबहु न आए ही सींचे ही नाहा। धन अर्थात शरीर, सूखें सूख रहा है, भरे अर्थात संपन्न, भादो माहा भाद्रपद के महीने में, अबहु अभी तक, ना आए हैं नहीं आए हैं, सींचे ही यानी सींचने, नाहा पति या फिर स्वामी। तो रानी कहती हैं कि भादों का महीना जहाँ चारों ओर हरियाली और जीवन से भरा होता है, क्योंकि भादों के महीने में बहुत बारिश होती है, तो भादों का महीना जीवन से, हरियाली से, खुशियों से भरा होता है, पर मेरा शरीर पति के वियोग में सूखा जा रहा है। मेरे स्वामी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, इसीलिए मेरा तन, मेरा मन सूखा पड़ा है। फिर अगली पंक्ति है, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। पूर्वा यानी पूरब दिशा से चलने वाली हवा, लाग चल रही है, भूमि पृथ्वी या फिर जमीन, जल पूरी जल से पूरी तरह भर गई है, आक एक पौधा है, जवास जवास भी एक पौधा है, भई हो गई, तस उसी प्रकार, झूरी सूख कर मुरझा जाना। तो रानी नागमती कहती हैं कि पुरवैया हवा के चलने से संपूर्ण पृथ्वी जल से भरी हुई है, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, परंतु मैं मदार और जवास के पौधे की तरह मुरझा गई हूँ या फिर सूख गई हूँ। अर्थात बाहर तो हरियाली है, लेकिन मेरे भीतर पति वियोग से सब कुछ सूख चुका है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, जल थल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिल एक, धनि जो बन अवगाह मह, दे बोड़त प्यूटेक। थल यानी जमीन, जल पानी, भरे भर गए हैं, अपूर पूर्णतया, सब सब ओर, धरती धरती, गगन आकाश, मिल मिलकर, एक एक समान, धनि शरीर, जोबन यानी यौवन, अवगाह मह यानी डूबा हुआ, दे बूढ़त डूब रही हूँ, प्यू प्रियतम, टेक यानी सहारा। तो वर्षा के जल से पृथ्वी पूर्णतः भर गई है और ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश मानो एक हो गए हों। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरा यौवन भी वियोग के समुद्र में, वियोग रूपी सागर में डूबा जा रहा है। हे प्रियतम, आकर मुझे सहारा दीजिए, मुझे बचा लीजिए, वरना मैं इस अथाह सागर में डूब जाऊंगी। तो व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। यहाँ पर भा अक्षर की पुनरावृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और पंक्ति थी, मंदिर सून प्यू अंतय बसा, सेज नागिनी फिर डसा। यहाँ बिस्तर को नागिन के रूप में रूपांतरित किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक अगली पंक्ति थी, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। यहाँ पर आंसुओं की तुलना वर्षा की धारा से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर एक और पंक्ति थी, धनि सूखें भरे भादो माहा, अबहु न आए ही सींचे ही नाहा। तो यहाँ पर एक तरफ तो सब हरा भरा है, लेकिन दूसरी तरफ जो रानी नागमती हैं, उनका शरीर पति वियोग में सूख रहा है, अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। एक और पंक्ति थी, पूर्वा लागी भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। तो रानी ने स्वयं की तुलना आक और जवास जैसे सूखे पौधों से की है,
अतः यहाँ पर उपमालंकार है। तो आज की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।